वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे साथ मेहमान है साबका गवर्नर सिंध ममनून हुसैन साहब, खुद रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के। महंगाई जो इस मुल्क के अंदर, खास करके सिंध के अंदर, आप सिंध के निगरान गवर्नर भी रह चुके हैं, तो लोग यहाँ पे आटे की चक्की की तरह दो तरफ से पिस रहे हैं। सैलाब के बाद जो हालात हुए उसके बाद लोग मुतासर हुए। अब जो सब्जियां जो इंसान बिल्कुल सस्ती खा लेता था, प्याज 60 रुपये किलो, जो प्याज से बंदा रोटी खा सकता था, गरीब बंदा वो नहीं खा सकता। दाल आसमान तक बातें कर रही है, गोश्त ये वो, दूध 60 रुपये किलो, इंतहा तक महंगाई पड़ चुकी है। गरीब बंदा की बस में नहीं है खाना खाना, एक टाइम की रोटी। बेरोज़गारी भी है, आपने खुद ही कहा बेरोज़गारी, महंगाई, इस तूफ़ान को आप कैसे देख रहे हैं? आप खुद एक रहनुमा है, सियासतदान भी हैं, तो कैसे देखते हैं? इसका कोई हल, कोई तोड़ है, नहीं है? क्या है? क्या इंसानों को बस यहाँ से मरना ही, खुदकुशी करने के लिए लिखा हुआ है कि वो इंसान खुद ही तबाह होता, बर्बाद होता जाए? तो सियासतदान, हुक्मरान क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, अल्लाह ने इनको मौका दिया था कि ये लोगों की मुसीबतें और परेशानियां और तकालीफ को दूर करते, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके जो लोग हैं, हर जगह इन्होंने जो बेईमानी का और लूटमार का जो मुजाहरा किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। होता यह है, देखिए, कि जब आप अच्छे काम करने जाते हैं तो आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। अच्छे काम उस वक्त हो सकते हैं जब आप नेक नीयत हों, आपकी नीयत नेक हो और आप सही मानों में खिदमत करना चाहते हो, तो अल्लाह ताला आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत करता है और आप अच्छे काम करते हैं और आपको इज़्ज़त मिलती है। आज सूरत हाल ये है कि लोग पहले बुरे भले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में मौजूदा हुकूमत के जो करता धरता हैं उनका नाम लेते हैं। आप देखें, वजह यह है कि जब आप लूटमार में लगेंगे तो आपकी तवज्जो तो लूटमार में लगी रहेगी, आप लोगों के मसाइल कहाँ से हल करेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में अब इस वक्त जो सूरत हाल है, और लोग इस बात को जानते हैं कि लूटमार की वजह से तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए की लूटमार सालाना यहाँ हो रही है। अच्छा, उसके अलावा 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन जो और महकमा में फैली हुई है, वो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये तकरीबन 800 से 1000 अरब रुपए अगर आपको मिल जाएं, आप उनको लोगों पे खर्च करें। मगर हमारे मुल्क को सिर्फ करप्ट सियासतदानों की 90% अक्सरियत मिल रही है, तो इस मुल्क के लोगों का क्या कसूर है? उसको 90% करप्ट सियासतदान ही मिलते हैं। कोई कसूर नहीं है। मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूँ, ये अल्लाह ने मौका दिया था और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ये लोगों की खिदमत करती। इस करप्शन को अगर आप रोक लें, आप देखें कि आपके पास खर्च करने के लिए साल में 1000 अरब रुपये, 800 से 1000 अरब रुपये आपके पास आएँ तो आप कितने तरक्याती काम कर सकते हैं। लोगों को, कीमतों को आप रोक सकते हैं। कीमतों को, चलिए अगर कीमतें फौरी तौर पर नहीं भी रुकती तो आप सब्सिडी दे के लोगों की मदद कर सकते हैं। गरीब आदमियों को तो चाहिए कि उसको सस्ता सामान चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी इस मुल्क में महंगाई नहीं रुक सकती। और अब एक और नया अफशोशा इन्होंने छोड़ा RGST लगाने का, तो सब ने इस बात को महसूस किया कि पहले ही लोग, ऐसा लगता है कि वो एक पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं महंगाई के, और अगर आपने RGST लगा दिया तो फिर तो महंगाई बहुत ऊपर जाएगी। अब ज़रूरत वज़ीर आज़म तो कह रहा है कि हम कर्जा लेके, भीख मांग के इस मुल्क को नहीं चलाना चाहते, लोगों के पैसों से इस मुल्क को चलाएंगे। वज़ीर आज़म ये बातें कर रहा है, तो आप कैसे? वज़ीर आज़म असल में इनको कोई आता जाता नहीं है। इसकी वजह है, ये तो इकनॉमिक्स की अबजद हब्बत से भी वाकिफ़ नहीं है। इसका सबूत ये है कि अगर इनको ये सब बातें जानते तो आप ये देखें कि इन्होंने 4 वज़राए ख़जाना तब्दील किए हैं, चारों इम्पोर्ट, चारों बाहर से लेकर आए, इनकी पार्टी में कोई आदमी नहीं है, क्यू लीग से, परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदारी दौर से वो लोग आए जो वज़ीर ख़जाना बन सके। वो तो इसका मतलब यह है कि अहलियत की भी कमी है। इनके पास जो अहल लोग हैं उनको साइड पे धिक्के पे, कानरे पे लगा के बिठाया हुआ है, उनको तो आगे आना नहीं देना चाहते। एग्जैक्टली, ये आपने सही फरमाया। बेशुमार लोग हैं जो स्टॉलवर्ड्स कहलाते हैं पीपल्स पार्टी के, वो तो नज़र ही नहीं आते, उनको साइड में बिठाया हुआ। पता नहीं कौन कौन से नए लोग आ गए हैं जो पीपल्स पार्टी का क्लेम करते हैं। और अभी तो मैंने देखा है कि कई लोगों की इन्होंने ड्यूटी लगा दी है कि वो आके चैनल्स पे और प्रेस में आके बदजुबानी करते हैं, और अपने आप को जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं या बदनवानी की जो रोज़ एक नया केस आ जाता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने सोचा है कि 2-3 आदमियों की ड्यूटी लगा दी है कि साहब वो आके और अपोजिशन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे हमारे ख़िलाफ़, हमारी जमात के ख़िलाफ़, हमारे कायद के ख़िलाफ़ आके बातें करें। लेकिन लोग जानते हैं, मिसाल के तौर पर देखें, किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। बहुत से लोगों का किरदार कुछ मामूली चीज़ों से वाज़ेह हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये बाबा रवान हैं, इन्होंने अपने आप को डॉक्टर बाबा रवान लिखना शुरू कर दिया। अरे भाई, तुम डॉक्टरेट तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हें PhD की डिग्री कहाँ से मिली? वो एक अमेरिका की एक बदनाम यूनिवर्सिटी, एक इदारा जिसको बाद में अमेरिकन हुकूमत ने बंद कर दिया, उससे इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लेके अपने आप को डॉक्टर कहने लगे।
अब इनको चाहिए कि जब ये पंजाब के अंदर तो इस वक्त जो सियासत चल रही है वो मुस्तफा कुरैशी सुल्तान की फिल्मों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो चल रही है, एक मुस्तफा कुरैशी बना हुआ है जट खान और दूसरा सुल्तान बना हुआ है, वो गंडासा लेके इस तरह की पंजाब की सियासत अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की पंजाब की तरह हो गई। ये असल में पता नहीं क्या, ये दो असहाब जो हैं पीपल्स पार्टी के, ये रोज़ाना कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते रहते हैं और गैर ज़रूरी तौर पर बदज़ुबानी भी करते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी हमारी पार्टी के भी एक साहब हैं, वो भी उनको जवाब देने में वही अंदाज़ इख्तियार कर लेते हैं। बहरहाल ये आपकी बात ठीक है कि ये अंदाज़ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई फिर क्या करें, ये इस तरह की जब बातें करते हैं तो इनको ऐसे ही जवाब देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता कि सियासत जो है हमेशा और बयानबाजी हमेशा शाइस्ता अंदाज में होनी चाहिए और इसके लिए बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर हमने बात की। सिंध हुकूमत जो कारकर्दगी आने वाले वक्त में या अभी की आप कैसे देखते हैं, और ख़ास करके सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या मशवरे देंगे इन लोगों को कि इन दिनों में क्या सिक्योरिटी के इंतजाम करें और अपनी कारकर्दगी कहते किस तरह से वो बेहतर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो बहुत ही ख़राब है, ख़ासतौर पर ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। आप देखें एक बड़ा जुल्म यह हुआ है कि पहले तो लोगों को, बड़े लोगों को अगवा करते थे, अगवा करने वाले। अब अपर सिंध के अंदर रोज़ आप वाक़या सुन लीजिए, बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं ताकि लोगों को तावान लिया जा रहा है। एग्जैक्टली उनको डाकुओं को या अगवा करने वालों को ये पता है कि बच्चों के लिए तो लोग फौरी तौर पे अपने पैसे देते हैं और जितना मांगते हैं उतना देते हैं। तो उन्होंने ये हरकत शुरू कर रखी है। अच्छा, फिर आप देखें कि सिंध में मुख्तलिफ इलाक़ों में आप रात को सफ़र नहीं कर सकते, वो कॉन्वॉय बना के सफ़र करना पड़ता है। क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है। जो ऐसे लोग हैं जिनको मिल सकती है तो पुलिस प्रोटेक्शन उनके पीछे ही बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सिस्टम अलग से जानबूझ के सिंध के अमन को तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यकीन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना भाई। वज़ीर दाखिला कई मरतबा ये कह के अलग हो जाते हैं कि अगर मसलियत ना आड़े आती तो मैं पता नहीं किस किस को उल्टा लटका देता। अरे भाई उल्टा लटकाओ, जो लोग मुजरिम हैं उनको आप उल्टा नहीं लटकाएंगे, लोगों को नसीहत कहाँ से होगी जब तक आप सजाएँ नहीं देंगे। मैं तो पहले ये कहता हूँ कि सिंध में खुसूसन कराची में पहले डी वेपनाइजेशन होनी चाहिए। ये क्या लगा रखा है, जब मर्जी आती है या टारगेट किलिंग हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, रास्ते का ठेले वाला, रक्शे वाला वो मारा जाता है, बाइक पे घूमता हुआ इंसान मारा बिल्कुल जाता है। तो ये बड़े जुल्म की बात है। लोगों को बिल्कुल ही इन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत ख़राब। अच्छा, रोज़गार भी देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा। ज़्यादातर रोज़गार के जो मौके मिलते हैं वो जब इंडस्ट्री लगती है, लोग ज़्यादा कारोबार अपना फैलाते हैं, तब कारोबार के तब यानी रोज़गार के मौके मिलते हैं। तो इस बदअमनी में रोज़ बरोज़ सिंध में हालात ख़राब हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रोज़ एक इंडस्ट्री बंद हो रही है और आपने ख़ुद कहा कि 700 इंडस्ट्रियाँ पहले बंद हो चुकी हैं। तो इससे तो फिर लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोग जराइम की तरफ माइल होंगे और हालात ख़राब होंगे और लोगों को यानी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिंध हुकूमत को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी ठीक करे, और बल्कि हर हुकूमत को चाहिए और जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो ख़ुद ऐसी मिसालें कायम करें कि उनके जो लोग बेईमानी करते हैं उनको सज़ा दें, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं करप्शन में उनको सज़ा दें। आप देखते हैं रोज़ाना एक न एक स्कैंडल आ जाता है और यहाँ क्या होता है, यहाँ अजीब व गरीब मंतिक़ है इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। एक आदमी जिसको कोर्ट में जिसके खिलाफ केस चल रहा था और जिसकी वो बदउनवानी का इल्ज़ाम था, वो अभी रिटायरमेंट एज की पहुंचा, उसको दोबारा एक्सटेंशन दे दी गया 2 साल का, फिर सेक्रेटरी बनाया गया, फिर सेक्रेटरी बनाया गया, कंसल्टेंट बनाया गया। तो ये कैसे हुकूमत चलेगी, ये कब तक चलेगी, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। ये तो खुदा न खास्ता अगर किसी दिन लोग बिल्कुल ही बेहाल हो गए, वो सड़कों पर आ गए, तो फिर हुकूमत को इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हुकूमत को ये चाहिए कि खुदा के गज़ब से डरे, लोगों के गज़ब से डरे और अपने अमाल को ठीक करे और सही तरह से हुकूमत चलाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अच्छा, इनको कहीं ना कहीं तो इजहार करना चाहिए, मसलन फौरी तौर पर अपने अखराजात कम करने चाहिए। वज़ीरों की जो तादाद है उसको कम करके लोगों को बताना चाहिए कि अब हम इस तरफ जा रहे हैं, हम यानी बचत करेंगे ज़्यादा। अच्छा, बचत की जो स्कीमें हैं पाकिस्तान की, उसमें से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। एक लूट मार की तबाही मची हुई है। दिल तो चाहता है आपसे बहुत सारी बातें करें, वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को हम लोग अपनी तरफ ले जाते हैं। आपसे बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो आने वाले वक्त में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं साबका गवर्नर सिंध
ममनून हुसैन साहब, उनके साथ बहुत सारी बातें सिंध के मुकदमों में हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि ममनून साहब से आने वाले वक्त में वक्त लेके बहुत सारी बातें करें जो उनके साथ करनी चाहिए सिंध के हवाले से, मुल्क के हवाले से, सियासत के हवाले से। तब तक अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह वाहिद।